जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का एमजेसी साइकोलॉजी। जो भी ऑनर्स के रूप में मनोविज्ञान सब्जेक्ट को लिए हुए हैं उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आज हम मॉडल सेट 2 करा रहे हैं। मॉडल सेट 1 जो है मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से इसके बाद उस क्लास को भी कर सकते हैं। इसमें जो है टोटल हम 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे जो कि 2 नंबरा होता है, और 3 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे जो कि 10 नंबरा होता है। उसके बाद 4 क्वेश्चन जो है ये होता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 5 नंबरा होता है, जो कि टीएमबीयू और एलएनएमयू के लिए बहुत ही खास क्लास होने वाला है, क्योंकि दोनों में जो है एग्जाम डेट आ गया है सेमेस्टर 1 का। टीएमबीयू में जो है वह 7 मार्च से शुरू है और एलएनएमयू में 11 मार्च से शुरू है। इसलिए इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिसर्च के बाद क्वेश्चन तैयार किया गया है। इसलिए आप लोग इसे अनदेखा न करें, आप लोग क्लास को ध्यान पूर्वक पूरा क्लास करते रहे। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है। मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी समाज। तो इसका जो है मनोविज्ञान का मुख्य विषय जो है वह है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाएं। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया। जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए पाउलो, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी बंडूरा, ऑप्शन डी फ्रायड। जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का सिद्धांत जो दिया हुआ था थॉर्नडाइक ने दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है संवेदी स्मृति की अवधि होती है। जो संवेदी स्मृति की अवधि होती है उसका कितना होता है? ऑप्शन ए कुछ सेकंड, ऑप्शन बी कुछ मिनट, ऑप्शन सी कुछ घंटे, ऑप्शन डी अस्थाई। जो संवेदी स्मृति की अवधि होती है वह होती है कुछ सेकंड, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वह सही। चौथा क्वेश्चन में भावना में शारीरिक परिवर्तन का अध्ययन किस सिद्धांत में किया गया है। जो भावना में शारीरिक परिवर्तन का अध्ययन है वह किस सिद्धांत में किया गया है? ऑप्शन ए काइनेनबर्ग, ऑप्शन बी जेम्स लैंग, ऑप्शन सी सचर सिंगर, ऑप्शन डी फ्रायड। जो भावना में शारीरिक परिवर्तन का जो अध्ययन किया गया है वो है जेम्स लैंग सिद्धांत में किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में है सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध है। सकारात्मक मनोविज्ञान का जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन ए मानसिक रोग से, ऑप्शन बी मानव की शक्तियां एवं गुणों से, ऑप्शन सी अचेतन मन से, ऑप्शन डी व्यवहार नियंत्रण से। जो सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध है वो है मानव की शक्तियों एवं गुणों से, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन में है केस स्टडी विधि का प्रमुख लाभ क्या है। जो केस स्टडी विधि का प्रमुख लाभ है वो क्या है? ऑप्शन ए कम समय, ऑप्शन बी गहन अध्ययन, ऑप्शन सी कम खर्च, ऑप्शन डी सरलता। जो केस स्टडी विधि का प्रमुख लाभ है वो है गहन अध्ययन, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन में है आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल में सर्वोच्च स्तर कौन सा है। जो आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल में सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए शारीरिक आवश्यकता, ऑप्शन बी सुरक्षा, ऑप्शन सी आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन डी सामाजिक। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आत्म साक्षात्कार होगा। जो आवश्यकता पदानुक्रम मॉडल में सर्वोच्च स्तर होता है उसका आत्म साक्षात्कार है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में बिग फाइव सिद्धांत में शामिल नहीं है।
जो बिग फाइव है वह सिद्धांत में कौन क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बहिर्मुखता, ऑप्शन बी न्यूरो न्यूरोटिसलिज्म न्यूरोटिसलिज्म, ऑप्शन सी आक्रामकता, ऑप्शन डी सहमतता। जो बिग फाइव सिद्धांत में जो है वो आक्रामकता शामिल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद है नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में एसटीएम की क्षमता कितनी होती है? जो एसटीएम की क्षमता होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 + - 1, ऑप्शन बी 5 + - 1, ऑप्शन सी 7 + - 2, ऑप्शन डी 10 + - 2। जो एसटीएम की क्षमता होती है वो होती है 7 + - 2, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन में है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो किसने दिया? ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी पॉलो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी कहोलर। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया वो है ऑप्शन ए बंडूरा ने दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें जो भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है? जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है वह क्या है? और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मनोविज्ञान का वह महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो मानव की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर विशेष बल देता है। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण जो है मनोविज्ञान का वह महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो मानव की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर विशेष बल देता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत जो है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया और समझने की क्षमता और स्मरण शक्ति, कल्पना, समस्या समाधान तथा निर्णय लेने की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है? तो व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया, तो समझने की क्षमता, स्मरण शक्ति, कल्पना, समस्या समाधान तथा निर्णय लेने की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति केवल बाहरी उत्तेजनाओं पर यांत्रिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो है व्यक्ति केवल बाहरी उत्तेजनाओं पर यांत्रिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि प्राप्त सूचनाओं को मानसिक रूप से संसाधित करता है, बल्कि जो है प्राप्त सूचनाओं को मानसिक रूप से संसाधित करता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर व्यवहार करता है। उनका पहले विश्लेषण करता है, उसके बाद जो है व्यवहार करता है। यह दृष्टिकोण मानव को एक सक्रिय विचारक मानता है। यह दृष्टिकोण जो है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, यह मानव को एक सक्रिय विचारक मानता है, न केवल प्रतिक्रिया देने वाला प्राणी, बल्कि सीखने, स्मृति, भाषा विकास और बुद्धिमत्ता के अध्ययन में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न केवल प्रतिक्रिया देने वाले प्राणी होते हैं, इसमें जो है सीखने, स्मृति, भाषा विकास और बुद्धिमत्ता के अध्ययन में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान में इस दृष्टिकोण का विशेष महत्व है। जो आधुनिक मनोविज्ञान में इस दृष्टिकोण का विशेष महत्व है क्योंकि यह मानव व्यवहार को अधिक गहराई से वैज्ञानिक ढंग से समझने में सहायक होती है, बल्कि जो है यह मानव व्यवहार की अधिक गहराई और वैज्ञानिक ढंग से समझने में सहायक है। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है सीखने की परिभाषा दीजिए। जो सीखने की परिभाषा है वह क्या है? तो सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होता है। जो सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार और ज्ञान और कौशल और दृष्टिकोण में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होता है। वही होता है सीखने की परिभाषा।
इसके बाद यह परिवर्तन केवल अस्थायी नहीं होता बल्कि लंबे समय तक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। यह जो परिवर्तन है केवल अस्थायी नहीं होता बल्कि लंबे समय तक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति नई जानकारियाँ प्राप्त करता है। सीखने की जो प्रक्रिया से है व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त करता है, नई क्षमताएं विकसित करता है तथा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को ढालना सीखता है जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को ढालना सीखता है। सीखना केवल विद्यालय शिक्षा तक सीमित नहीं है। सीखना जो है केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। वह जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहार में सुधार करता है। जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों से लाभ उठाकर और अपने व्यवहार में सुधार करता है और समस्याओं का निराकरण करके अपनी सावधानी वह सुलझाते हैं। इस प्रकार सीखना मानव विकास और व्यक्तित्व निर्माण का एक मूल आधार है। इस प्रकार सीखना मानव विकास और व्यक्तित्व निर्माण का एक मूल आधार है। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में भावना के दो कार्य लिखिए। तो भावना के क्या दो कार्य है वही लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो भावना मानव व्यवहार और मानसिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावना मानव व्यवहार और मानसिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भावना का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देना और उसे विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। भावना एक प्रमुख कार्य व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देना और उसे विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त प्रतिक्रियाओं करने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति में सुख, दुख, भय, क्रोध या प्रेम जैसी भावनाओं का अनुभव करता है तो उसके अनुसार उसका व्यवहार भी बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति वह परिस्थितियों में सुख, दुख, भय, क्रोध या प्रेम जैसी भावनाओं का अनुभव करता है तो उसके अनुसार उसका व्यवहार भी बदल जाता है। इसके अतिरिक्त भावना का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक संबंधों में सुदृढ़ बनाना है। इसके अतिरिक्त भावना का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना है। तो भावनाओं के माध्यम से व्यक्ति दूसरे के साथ सहानुभूति, प्रेम, सहयोग और अपनापन विकसित करता है। तो भावनाओं के माध्यम से व्यक्ति दूसरे के प्रेम, सहयोग और अपनापन विकसित करता है जिससे सामाजिक जीवन संतुलित और सफल बनता है सामाजिक जीवन संतुलित और सफल बनता है। इस प्रकार भावना न केवल व्यक्ति के आंतरिक अनुभवों को प्रभावित करती है बल्कि उसके सामाजिक समायोजन और व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार भावना न केवल व्यक्ति के आंतरिक अनुभवों को प्रभावित करता है बल्कि उसके सामाजिक समायोजन और व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा WhatsApp नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं या फिर हम टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है कि बुद्धिमत्ता के दो प्रकार लिखिए। तो बुद्धिमत्ता के क्या क्या दो प्रकार है। बुद्धिमत्ता को सामान्यतः विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो बुद्धिमत्ता को सामान्यतः विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है जिसमें प्रमुख है मौखिक बुद्धिमत्ता और क्रियात्मक बुद्धिमत्ता। इसमें प्रमुख दो है मौखिक बुद्धिमत्ता और दूसरा क्रियात्मक बुद्धिमत्ता। तो मौखिक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति भाषा, शब्दों, प्रतीकों और संकल्पनाओं को समझता है। तो जिसके द्वारा व्यक्ति भाषा, शब्दों
प्रतीकों और कल संकल्पनाओं को समझता है, उनका उचित प्रयोग करता है और उनका जो उचित प्रयोग करता है तथा तर्क और विचार विमर्श करता है तथा जो है तर्क और विचार विमर्श करता है। यह प्रकार की बुद्धिमत्ता अध्ययन, लेखन, वाचन और संवाद कौशल में विशेष रूप से सहायक होती है। यह प्रकार की जो है बुद्धिमत्ता अध्ययन, लेखन, वाचन और संवाद कौशल में विशेष रूप से सहायक होती है। तो दूसरी ओर क्रियात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है। तो दूसरी ओर जो है क्रियात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जो दूसरे द्वारा व्यक्ति व्यवसायिक समस्याओं को समाधान करता है। तो दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उचित निर्णय लेता है और दैनिक जीवन की परिस्थितियों में जो है वह उचित निर्णय लेता है तथा कार्य कुशलता का प्रदर्शन करता है तथा जो है कार्य प्रदर्शन का वह करता है। यह बुद्धिमत्ता व्यक्ति को वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफलतापूर्वक समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। यह बुद्धिमत्ता जो है वह वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करना और सफलतापूर्वक समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की बुद्धिमत्ता मानव जीवन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार जो है मानव जीवन के लिए दोनों प्रकार की बुद्धिमत्ता जरूरी है जो कि सफल और अत्यंत बनाने के लिए। इसके बाद तो चलिए अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो मनोविज्ञान को जो है वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक अनुशासन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से किया जाता है। जो मनोविज्ञान को जो एक वैज्ञानिक अनुशासन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन विधियों के माध्यम से किया जाता है। तो मनोविज्ञान केवल अनुमान, विश्वास या दर्शन पर आधारित नहीं है। मनोविज्ञान जो है केवल अनुमान, विश्वास या दर्शन पर आधारित नहीं है बल्कि यह व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोग, मापन और विश्लेषण पर आधारित होता है। बल्कि जो यह है व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोग, मापन और विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें तथ्यों को एकत्र करने के लिए प्रयोगात्मक विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार प्रश्नावली और केस स्टडी जैसी वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है तथ्यों के एकत्र करने के लिए प्रयोगात्मक विधि, अवलोकन विधि एवं साक्षात्कार प्रश्नावली और केस स्टडी जैसी वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जिससे निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बनते हैं। जिसके जो है निष्कर्ष जो है वह वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बनते हैं। इसके बाद तो मनोविज्ञान में परिकल्पना का निर्माण, परीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो मनोविज्ञान में जो है परिकल्पना का निर्माण, परीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है जो वैज्ञानिक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता है। जो वैज्ञानिक अनुसंधान की जो एक प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत व्यवहार के कारणों और प्रभावों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है व्यवहार के कारणों और प्रभावों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो प्राप्त तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है और प्राप्त तथ्यों का जो है सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है जिससे परिणाम अधिक सटीक और प्रामाणिक होते हैं जिससे जो है परिणाम अधिक सटीक और प्रामाणिक होते हैं। तो इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान में व्यवहार की भविष्यवाणी और नियंत्रण की क्षमता भी विकसित की जाती है। इसके अतिरिक्त जो है मनोविज्ञान में व्यवहार की भविष्यवाणी और नियंत्रण की क्षमता भी विकसित की जाती है जो किसी भी विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। जो किसी भी मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, परामर्श और सामाजिक जीवन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सफल अनुप्रयोग से यह सिद्ध होता है कि मनोविज्ञान एक व्यवहारिक और उपयोगी विज्ञान है।
कई सिद्धांतों के बाद जो सफल होता है कि मनोविज्ञान एक व्यवहारिक और उपयोगी विज्ञान है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मनोविज्ञान अपने वैज्ञानिक तरीके, वस्तुनिष्ठ अध्ययनों और व्यावहारिक उपयोगिताओं के कारक एक पूर्ण वैज्ञानिक अनुशासन है। इस प्रकार जो है स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान जो है वह वैज्ञानिक तरीकों से वस्तुनिष्ठ अध्ययन और व्यवहारिक उपयोगिता के कारण एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुशासन है। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो स्मृति की क्या प्रक्रिया है उसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने अनुभवों, ज्ञान और सीखी गई सूचनाओं को संचित करता है। तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो व्यक्ति अपने अनुभवों, ज्ञान और सीखी गई सूचनाओं को संचित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः स्मरण करता है और आवश्यकता पड़ने पर जब उन्हें पुनः स्मरण करता है। तो स्मृति की प्रक्रिया को सामान्यतः 3 प्रमुख चरणों में समझा जाता है। जो स्मृति की जो प्रक्रिया मुख्यतः 3 प्रमुख चरणों में समझा जाता है। तो इसमें पहला जो है संवेदीकरण, दूसरा है संचयन और तीसरा है पुनः स्मरण। इसके बाद संवेदीकरण वह प्रथम चरण है जिसमें बाह्य वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को मानसिक रूप से ग्रहण किया जाता है। तो संवेदीकरण वह प्रथम चरण है जिसमें जो है बाह्य वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को मानसिक रूप से ग्रहण किया जाता है और उन्हें अर्थपूर्ण रूप से परिवर्तित किया जाता है अर्थपूर्ण रूप से परिवर्तित किया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति ध्यान, रुचि और समझ के माध्यम से सूचनाओं को स्मृति में संग्रहित करने योग्य बनता है। इस माध्यम से जो है ध्यान, रुचि और समझ के माध्यम से सूचनाओं को स्मृति में संग्रहित करने योग्य बनता है। यदि इस चरण में ध्यान नहीं दिया जाए तो सूचना स्मृति में प्रवेश नहीं करता। यदि इस चरण में जो ध्यान नहीं दिया जाए तो सूचना स्मृति में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके बाद संचयन दूसरा चरण है। संचयन जो है वह दूसरा चरण है जिसमें संवेदीकृत सूचनाएं स्मृति में संग्रहित की जाती है। इसमें जो है संवेदीकृत सूचनाएं स्मृति में संग्रहित की जाती है। तो यह संचयन अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्मृतियों में हो सकता है। यह संचयन जो है अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्मृतियों में हो सकता है। तो पुनरावृत्ति, अभ्यास और संगठन की सहायता से सूचना लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अभ्यास और संगठन की जो सहायता से सूचना को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो पुनः स्मरण जो है तो स्मृति की अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। जो पुनः स्मरण है वह स्मृति की अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें व्यक्ति संचित सूचनाओं को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करता है। जिसमें जो है व्यक्ति संचयित सूचनाओं को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करता है। यह पुनः स्मरण पहचान, पुनरुत्पादन या पुनः प्राप्ति के रूप में हो सकता है। यह पुनः स्मरण जो है वह पहचान, पुनरुत्पादन या पुनः प्राप्ति के रूप में हो सकता है। तो सफल पुनः स्मरण इस बात पर निर्भर करता है कि सूचनाओं को कितनी प्रभावी ढंग से संवेदीकृत और संचयित किया गया है। तो सूचना को कितनी प्रभावी ढंग से और संवेदीकृत और संचयित रूप से किया गया है। इस प्रकार संवेदीकरण, संचयन और पुनः स्मरण की संयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से स्मृति का निर्माण होता है। जो इस प्रकार जो है संवेदीकरण, संचयन और पुनः स्मरण की संयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से ही स्मृति का निर्माण होता है जो सीखने और ज्ञान अर्जन की आधारशिला है। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जो व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र व्यवहार, सोच, भावना और क्रियाओं का संगठित
स्वरूप है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के समग्र व्यवहार, सोच, भावना और क्रियाओं का संगठित स्वरूप है जो उसे दूसरे से भिन्न बनाता है, तो व्यक्तित्व को समझाने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। जिस व्यक्तित्व को समझाने के लिए जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें प्रमुख है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जिसमें जो प्रमुख है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो व्यवहारवादी सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत और फिर गुण सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सिगमंड फ्रायड ने। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का विकास मुख्यतः चेतन मन में विद्वान इच्छाओं, प्रेरणाओं और संघर्षों पर आधारित होता है। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास मुख्यतः अचेतन मन में विद्वान इच्छाओं, प्रेरणाओं और संघर्षों पर आधारित होता है। इसके बाद फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना को इदम और अहम और पराअहम के रूप में विभाजित किया था। तो फ्रायड के व्यक्तित्व की संरचना को इदम, अहम और पराअहम के रूप में विभाजित किया था। यह बताया कि इन्हीं के आपसी संघर्ष से मानव व्यवहार का निर्माण होता है। तो इसमें बताया कि इन्हीं के आपसी संघर्ष से मानव व्यवहार का निर्माण होता है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण पर्यावरण और सीखने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्तित्व का निर्माण पर्यावरण और सीखने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक स्किनर और वाटसन है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो है वो स्किनर और वाटसन है। तो इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार पुरस्कार और दंड के माध्यम से आकार ग्रहण करता है। तो इसके अनुसार जो है व्यक्ति का व्यवहार पुरस्कार और दंड के माध्यम से आकार ग्रहण करता है और आदतों को निर्माण से व्यक्तित्व विकसित होता है। तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बांडुरा ने किया। जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो अल्बर्ट बांडुरा ने किया। इसके अनुसार व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक वातावरण, संज्ञानात्मक उपलब्धियां, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया और आत्म प्रभावशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व दूसरे के व्यवहार का अवलोकन कर सीखता है और उसी के आधार पर अपने व्यवहार और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और जो है व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके सीखता है और उसी के आधार पर अपने व्यवहार और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसके बाद गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को कुछ अस्थायी गुणों या लक्षणों के आधार पर समझा जा सकता है। जो गुण सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति को कुछ अस्थायी गुणों या लक्षणों के आधार पर समझा जा सकता है। इस दृष्टिकोण में आल्फोर्ड, कार्टेल और आइजनक जैसे मनोवैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। इस दृष्टिकोण में जो है आल्फोर्ड, कैटल और आइजनक जैसे मनोवैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो आधुनिक समय में बिग फाइव फैक्टर सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय है। जो आधुनिक समय में बिग फाइव फैक्टर सिद्धांत जो है वह अत्यंत लोकप्रिय है, जो व्यक्ति का 5 प्रमुख आयामों के माध्यम से स्पष्ट करता है। जो व्यक्तित्व को जो है 5 प्रमुख आयामों के माध्यम से स्पष्ट करता है। इस प्रकार व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों में मानव व्यवहार और व्यक्ति के निर्माण को अलग अलग दृष्टिकोणों को समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जो है व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयास करते हैं और मानव स्वभाव को व्यापक रूप से समझने में सहायक होते हैं और मानव स्वभाव को जो है व्यापक रूप से समझने में सहायक होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपको भी बेहतर से बेहतर तैयारी कराते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।
अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, जो कि मॉडल सेट 3 में जो है हम टोटल जो है 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवाए, 4 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन कराए और 3 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कराए। आप लोगों को जो है TMBU और LNMU में जो खासकर एग्जाम होने वाला है 7 मार्च से जो TMBU में और 11 मार्च से LNMU में, इसलिए आप लोग तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।